नेहा और सुप्रिया जुड़वा बहनें थी। उन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी उनको नहीं पहचान पाते थे। एक रोज नेहा अपने छोटे भाई अर्जुन को बुलाकर कहती है, ओए छोटू, यहाँ तो आ। दीदी आपसे तो बड़ा ही लगता हूँ और मुझे ज्यादा छोटू छोटू मत बोला करो। माँ से बोल दूंगा, नहीं तो सुप्रिया दीदी को बता दूंगा। रुक जा तू, अभी बताती हूँ। नेहा तकिए से अर्जुन को मारने लगती है, लेकिन वो खुद ही फिसलकर नीचे गिर जाती है। आ माँ! उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ और बहन बाहर आती हैं। देखो माँ, अपने इस लाडले को, इससे बड़ी हूँ फिर भी इसने मुझे गिरा दिया। तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह, और मुझे चैन की सांस क्यों नहीं लेने देते? हाँ, आप तो बस मुझे ही सुना लो। यहाँ मैं गिर गई, चोट आ गई, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की तरफदारी करनी है। आप ही मुझे छोटू छोटू करके चढ़ा रही थी और मारने भी आप ही आई थी। मैं तो बस खुद को बचा रहा था। ओफो, अगर तुम दोनों का लड़ना बंद हो गया हो तो नेहा तू चल, मेरे साथ चल, मैं तेरी दवाई लगा देती हूँ, तुझे आराम मिल जाएगा। देख अपनी बहन को, कहने को तो तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन एक पूरब है और एक पश्चिम। जहाँ ये इतनी समझदार है तो वहीं तू नेहा, तुझे तो बस इतनी बड़ी होकर भी बच्चों की तरह मस्ती सूझती रहती है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मैं तुम दोनों को कैसे संभालती। अर्जुन के बच्चे, तूने जो मुझे गिराया है ना, इसका हिसाब तो अच्छे से होगा बेटा, बाद में। चल भी नेहा, अब मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर सुप्रिया नेहा को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन नेहा रसोई में आलू के पकौड़े बनाने लगती है। कुछ पकौड़े तो वो स्वाद के अनुसार ठीक बनाती है, लेकिन कुछ पकौड़ों में वो जानबूझकर लाल मिर्च और नमक तेज कर देती है। तभी वहां सुप्रिया आती है। सुप्रिया, मैंने ना सबके लिए पकौड़े बनाए हैं, तो ऐसा कर, ये वाले पकौड़े ना तू ले जाकर छोटू को दे दे। अब तू जानती है मैं दूंगी तो मुंह बनाएगा वो। अरे वाह, आज चांद कहां से निकला है जो तू किचन में आ गई। और हाँ, उसे अर्जुन बोला कर, छोटू बोलेगी तो वो मुंह बनाएगा ही। छोटा है वो घर में सबसे, तो छोटू ही बोलूंगी ना। ले अब ले जा, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बाकी हम सबके लिए मैं लेकर आती हूँ। सुप्रिया वो पकौड़े लेकर अर्जुन को देने चली जाती है। अर्जुन वो पकौड़े खाने लगता है तो उसे पहले पकौड़े में नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। बाकी सब आराम से पकौड़े खा रहे थे, इसलिए उसे लगा अगर उसने कहा मिर्च ज्यादा है तो नेहा फिर उसे चिढ़ाएगी, इसलिए वो एक एक कर अपने वाले सभी पकौड़े खा लेता है। लेकिन फिर आखिर में इतने सारे पकौड़े खाने के बाद उसे काफी तेज मिर्च लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कितनी मिर्च है इसमें, पानी पानी। क्या हुआ, इतनी मिर्च तो है भी नहीं जितनी तू बोल रहा है। अच्छा ले, ये पानी पी। वो पानी की पूरी बोतल पी जाता है। कितनी मिर्च और नमक है इन पकौड़ों में, तुम सबको मिर्च नहीं लग रही? अब तेरी इतनी तीखी जुबान है तो मिर्च तो लगनी ही थी ना, वरना और किसी को मिर्च क्यों नहीं लग रही? चुप रह तू, मेरे बेटे को मिर्च लग रही है और तुझे हंसी आ रही है। जा अब मेरे बेटे के लिए चीनी लेकर आ। और अर्जुन, एक पकौड़ा तो दे अपना। जो लड़का घर में सबसे ज्यादा मिर्च खाता है, आज उसे इतनी कम मिर्च कैसे लग रही है? फिर सुप्रिया अर्जुन वाले पकौड़े को चखती है तो उसे पता चलता है कि उसे इतनी मिर्च क्यों लग रही है। अच्छा, तो अब समझ आया आज नेहा मैडम रसोई में कैसे चली गई। तूने जानबूझकर अर्जुन के पकौड़ों में मिर्च ज्यादा डाली थी ना। देख क्या हाल हो रहा है बेचारे का। हाँ देख रही हूँ, कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर बैठा हुआ है। उफ, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन दोनों की इस तरह की हरकतों से। रहने दो माँ, इन दोनों को ही समझाकर कोई फायदा नहीं। रुक, मैं अभी तेरे लिए चीनी लेकर आती हूँ। नेहा और अर्जुन में इसी तरह नोकझोंक चलती रहती, लेकिन अर्जुन नेहा से इस हरकत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो पानी की बाल्टी लेकर छुप जाता है और नेहा के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वहां नेहा की जगह सुप्रिया आती है और अर्जुन उसको नेहा समझकर उस पर पानी की बाल्टी गिरा देता है। तभी वहां उनकी पड़ोसन कमला आती है और कहती है, हे राम, कितने बड़े होकर भी तुम दोनों की हरकतें अभी वैसी की वैसी हैं। हाँ तो आंटी जी, इसमें क्या हो गया? अर्जुन, आंटी बड़ी है ना, उनसे ऐसे बात नहीं करते। ओ तेरी, इसका मतलब आप सुप्रिया दीदी हो? सॉरी दीदी, मुझे लगा नेहा दीदी है। ऊंट जैसा हो गया है, लेकिन इसमें अकल अभी तक नहीं आई। तभी उनकी आवाज सुनकर वहां उनकी माँ और नेहा भी आ जाती हैं। अपने भाई पर कमला आंटी को यूं भड़कता हुआ देख वो कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप मेरे भाई पर यूं क्यों चिल्ला रहे हो? उस पर ऐसे चिल्लाने का हक सिर्फ हम घर वालों का है और किसी का नहीं। हाँ, इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने भाई को समझा, जो इतना बड़ा हो गया लेकिन इसका बचपना अभी तक नहीं गया। देख तो कैसे अपनी बहन पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। भाई दूज का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस पर तो होली का खुमार छाया हुआ है। हाँ तो मेरा भाई है, उसकी मर्जी, वो जो करे। अपनी बहन का यूं प्यार देख अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है।
कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आता है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से अर्जुन को तिलक लगा देती हूँ और बढ़िया वाला उपहार ले लेती हूँ। ये सोचकर नेहा अर्जुन के पास जाती है और उसे रुमाल और गोला देकर उसका तिलक करके उसके कमरे से बाहर आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सुप्रिया के कपड़े पहनकर फिर से उसके पास जाती है और कहती है, ला मैं भी तुझे तिलक कर दूं छोटू, मेरा गिफ्ट तो लाए है ना। सुप्रिया दीदी, आप नेहा दीदी की तरह क्यों बोल रही हो? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नेहा दीदी आ गई है। अरे नहीं नहीं, मैं सुप्रिया ही हूँ, चल ला मेरा गिफ्ट दे दे। तभी सुप्रिया भी वहां आ जाती है। वाह बेटा, जुड़वा होने का बड़ा फायदा उठाया तुमने। नहीं दूंगी। नेहा वो गिफ्ट लेकर भाग रही होती है और पीछे पीछे अर्जुन होता है कि तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो सभी उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। उसके सर से काफी खून बह जाता है। ब्लड लॉस होने की वजह से उसमें खून की काफी कमी हो जाती है। फिर नेहा और सुप्रिया अपना खून देकर उसकी जान बचाती हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें उसे नई जिंदगी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर अस्पताल में ही तिलक लगाकर भाई दूज मनाती हैं। लेकिन इस हादसे से अब नेहा और अर्जुन को समझ आ जाता है कि भाई बहन में आपस में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, आखिर में वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था, जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे, तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी, जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा, लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया, जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी? अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके
जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाएं। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगलों का राजकुमार नहीं मिल जाता हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहां से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयां और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो सिर्फ बगलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी, जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी, उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो, मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब। लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया। बगुलों के राजकुमार ने दासी दिव्या, उसकी माँ और उन सैनिकों को कारावास में बंद कर दिया और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।